मेजर हैं और डिफेंस एक्सपर्ट रहे अरविंद अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। देखिए, आज की जो बैठक होने वाली है चीन में, जिस तरीके से यहां एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं चीन में, ऐसे में बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो बांग्लादेश में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बांग्लादेश चिंतित है इस बैठक को लेकर। दूसरी तरफ सीमा पर जिस तरीके से विवाद हुआ था, उसके बाद दोनों ही देशों के ऊपर एक बर्फ जो है वो चढ़ चुकी थी रिश्तों पर। और ऐसे में क्या लगता है, इस बैठक के बाद हालात कितने सामान्य होंगे? दोनों देशों के बीच में जो खटास आई हुई है वो कितनी खत्म होगी? देखिए, इस जो बैठक का जो खास मुद्दा है वो खाली बांग्लादेश ही नहीं है। दरअसल चीन और भारत के जो रणनीतिक रिश्ते हैं वो बहुत लंबे और बहुत पुराने हैं। और उसमें आप देखिए कि जो 1962 के बाद से जो न्यूज़ फ्रॉम चाइना जो यहाँ इंडियन एम्बेसी छापती थी, या कि जो ग्लोबल टाइम्स की जो पूरी अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो वो बहुत ही अलग तरीके की है। दरअसल भारत जो चीन के बारे में सोचता है, चीन वैसा ही भारत के बारे में नहीं सोचता है। यहाँ बांग्लादेश में दरअसल त्रिकोणीय संबंध है। आपने अभी थोड़ी देर पहले सेंट मार्टिन का जिक्र किया, तो ये जाहिर है कि दरअसल सेंट मार्टिन पे अमेरिका का आना भारत और चीन दोनों के लिए ही चिंता का विषय है। पर उसके साथ साथ ये देखिए कि जब से यूनुस सरकार आई है, जो कि निश्चित तौर पे ये हमें पता है कि बिल क्लिंटन और यूनुस साहब के काफी करीबी रिश्ते रहे हैं, वो उनके घर पे डिनर के लिए भी जाते रहे हैं और डेमोक्रेट्स से उनके खास रिश्ते रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पर जब से वो सरकार आई है, उस जो वैक्यूम को भरने का जो काम है वो चीन ने जितनी तेजी से किया है उतना भारत ने नहीं किया है। तो एक तो ये है कि जहां बांग्लादेश से अमेरिका को दूर रखना भारत की चिंता का विषय है, ठीक वैसे ही चीन को भी दूर रखना भारत की चिंता का विषय है। पर ये केवल बांग्लादेश, भारत और चीन के संबंधों में अगर हम बात करें तो वो हैं। पर अगर हम चीन और भारत की सीधी सीधी बात करें तो आप देखिए कि कांग्रेस के जमाने में आप अगर कुंवर नटवर सिंह साहब की जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर रहे रहे हैं, अगर उनकी चिंताओं की अगर हम बात करें तो वो कोई बहुत अच्छी डिप्लोमेसी नहीं थी, जहां भारत केवल इसी बात पे गर्व कर रहा था कि राजीव गांधी जी के जमाने में उन्होंने दरअसल चीन को भारत पर किसी भी तरीके की भारत के लिए प्रॉब्लम खड़ी करने से 20 साल तक, लंबे टाइम तक रोके रखा। पर मुझे लगता है कि ये उपलब्धि नहीं थी। और उसके बाद में बहुत सारे जो खासकर जो राहुल गांधी जी के जो सलाहकार हैं, वो यह कहते हैं कि दरअसल जैसे ही कांग्रेस रिजीम गई तो वापस से चीन और भारत के जो बीच में जो टकराव है वो शुरू हो गया। पर आप देखिए कि 62 के बाद में भारत ने जो बहुत बड़ा लंबा हिस्सा खोया है। और उस सब चीजों को भले ही मैं ये मानता हूं कि वो जो जो चीज जो चीन ने हमारी भारत की भूमि को वो ऑक्युपाई की है, वह आर्थिक रूप से भले ही इतनी उपयोगी नहीं हो, पर यह भारत के अस्तित्व और भारत के स्वाभिमान के लिए उस जमीन को वापस लेना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। गलवान के बाद में उस स्वाभिमान को और ठेस पहुंची है। दरअसल अभी भारत ना तो 62 का भारत है, और भारत की उपस्थिति विश्व के लिए और भारत की राय काफी मायने रखती है। अब मैं थोड़ा सा समय यह लेकर यह बताने की कोशिश करूंगा कि चीन और भारत के संबंध किस तरीके से काम कर रहे हैं। एक तरफ हम दरअसल जो ब्रिक्स जो कंट्रीज हैं उनकी एक साझा मुद्रा की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो यूरो, एक यूरोप में एक अपना जो एक रखता है, आर्थिक महत्व रखता है। चीन, भारत और रूस चाहता है कि वह एक साझा मुद्रा पे काम करें। उनकी विदेश नीति में बहुत हद तक समानता है। पर एक तरफ आप भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते रहेंगे और दूसरी तरफ आप जो रीजनल कॉपरेशन की बात करेंगे तो वो सब चीजें नहीं होगी। पर मुझे लगता है कि जो इंडियन डिप्लोमेट्स को चीन की चिंताओं को समझने के लिए जो लंबी जो एक इतिहास रहा है, हमारी जो संबंधों की जो विरासत रही है, और जो ग्लोबल टाइम्स या जो न्यूज फ्रॉम चाइना के माध्यम से जिसको हम समझते हैं, उसको समझने की जरूरत है। तभी मुझे लगता है कि भारत और चीन के संबंधों को एक बेहतरी से आगे बढ़ाया बढ़ाया जा सकेगा। क्योंकि हमारे लिए वेस्टर्न वर्ल्ड जितना उपयोगी नहीं है, उतना चीन और रूस उपयोगी रहे हैं। क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक लंबे टाइम से कभी भी हमें टेक्नोलॉजी का हस्तांतरण नहीं किया, और वह हमें वैसा ही कमजोर बनाए रखना चाहता है जब भारत 1947 में था। तभी यही वेस्टर्न वर्ल्ड के हित में है। जी। तो
इसी आधार पर हमें संबंधों को आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल अरविंद जी, जिस तरीके से आपने बताया कि संबंधों को जो है वो आगे बढ़ाना होगा, लेकिन यहाँ पर क्या एक बड़ा सवाल ये उठता है कि बैठकें होती हैं, लेकिन जब बैठक होती है तो वो किसी भी देश का एक स्टैंड जो है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि कथनी कुछ और हो जाती है, करनी कुछ और हो जाती है। ऐसे में आज जो ये बैठक होगी, इसमें आतंकवाद को लेकर, बांग्लादेश को लेकर भी यहाँ पर कहीं न कहीं स्टैंड जो है वो क्लियर करने के लिए चीन से पूछा जाएगा। तो क्या उसकी तस्वीर साफ होगी आज? देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो डोभाल साहब की जो यात्रा है, उससे कुछ चीज़ें हमें हासिल होगी। पहली बात तो ये मानिए कि डोभाल साहब के और मोदी साहब के जो रिश्ते हैं, वो आज के नहीं है, वो गुजरात के ज़माने से हैं। जब मोदी साहब वहाँ सीएम थे और डोभाल साहब और मोदी साहब के काफ़ी करीबी संबंध थे। तो यह तो ठीक है कि डोभाल साहब जब चीन जा रहे हैं, तो एक तरीके से यह भी मैसेज जा रहा है कि वो दरअसल मोदी साहब के काफ़ी करीबी हैं और जो कुछ भी होगा वह उसमें हमारे पीएम मोदी साहब की पूरी सहमति है। तो एक तो करीबी व्यक्ति होने का और जो बात करने का जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो अलग है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो विदेश मंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर जो बातें होती है, वह कई बार प्रधानमंत्री को पसंद नहीं आती है। ये नटवर सिंह जी साहब के ज़माने में और राजीव गांधी जी के ज़माने में दोनों में कई बार ऐसे मुद्दे होते थे, जबकि उसमें मतभेद उभर आया करते थे और आम तौर पे कभी-कभी होता है। तो यह समस्या यहाँ नहीं है। अभी जो तुरंत बात होगी, वो गलवान को लेकर होगी। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी इस यात्रा का मकसद नहीं है। इस यात्रा का मकसद है जो अभी की जो समस्याएँ हैं, उसको पहले हम सेटल डाउन करें, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। पहली तो ये है, पर हमें चीन से ठीक है। दरअसल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को लेके आगे बढ़ना होगा। ठीक है सर। जी, प्लीज़। ठीक है सर। जी। और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान हैं, रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अली शाह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया बहुत-बहुत। अली शाह जी, क्या कुछ आप देखते हैं आज की बैठक को लेकर, किस तरीके से एजेंडे पेश किए जाएंगे? क्या कुछ बड़ा पैगाम जो है आज की बैठक के बाद निकलेगा? क्योंकि चीन के साथ बैठक होने जा रही है, ऐसी बैठक 5 साल के बाद होने जा रही है, तो ऐसे में सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस बैठक पर है। क्या बड़ा संदेश दिया जा सकता है? किस तरीके से हालात सुधर सकते हैं? क्या पैगाम लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर अजित डोभाल? देखिए दरअसल जो 23rd राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स टॉक्स जो कि हो रही हैं बल्कि चीन के अंदर और 5 साल के बाद जो पिछली मीटिंग हुई थी 2019 में दिल्ली के अंदर, तो 10 बजे 10 AM चाइना टाइम बल्कि मीटिंग हुआ। अब देखिए वैंग यी के साथ अजीत डोभाल साहब मिलते हैं और बात यहाँ पर होती है कई सारी चीज़ों की। जैसे इंडियन डेलीगेशन वहाँ पे गया तो जैसे मैनेजमेंट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, रिस्टोरेशन ऑफ बायलैटरल टाइज जो कि 4 साल तकरीबन 4 साल गलवान के बाद फ्रोजन हो रखी हैं बिल्कुल। और तो मैं देखिए बात से ही तो बात आगे बढ़ती है। आप हथियार से, मैं फौजी आदमी रह चुका हूँ, हथियार से, बंदूक से बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब हम बात करेंगे, डायलॉग बात करेंगे या डिप्लोमेसी करेंगे, तो अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वांग यी उनके फॉरेन मिनिस्टर, तो कुछ पक्का कोई हल निकलेगा इसमें, तो कोई शक की बात है ही नहीं। और देखिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हम कि चाइना बैशिंग कर लें, हम उनको कितना भी बुरा भला बोल दें, ठीक है, अच्छी बात है। और एक होती है डिप्लोमेसी, तो मैं ऐसा यकीन रखता हूँ हमेशा बाय विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। अगर सामने वाला तैयार है शांति के लिए तो जी हाँ, यहाँ की जो बैठक है ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जैसे कि तजावल साहब ने अभी बताया बिल्कुल कि लॉन्ग टर्म नहीं बल्कि अभी फिलहाल जो अभी जो स्टैंड ऑफ है, अभी जो डीमिलिटराइजेशन हो रहा है, अभी जो कूल डाउन हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, उसके ऊपर बैठक होगी। क्योंकि ये पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है 3488 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है, ये पूरा एक परसेप्शन है, कोई लाइन तो है नहीं। लाइन ऑफ कंट्रोल जैसे कि पाकिस्तान के बीच में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में है, तो स्टैंड ऑफ कई बार ऐसा होता है कि चीनी पेट्रोल और इंडियन पेट्रोल अक्सर आमने सामने हो जाता है उनका, और फिर वो चीनी पेट्रोल और इंडियन पेट्रोल के बीच में तू मैं हो जाता है, नहीं ये हमारी जमीन है, नहीं ये हमारी जमीन है, नहीं ये हमारी जमीन है। तो कई बार लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लकड़ी से लड़े हैं, हाथ से लड़े हैं, पत्थर से लड़े हैं, हर तरीके से लड़े हैं। तो जब वो परसेप्शन, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम थी। अगर आपके मैं एक सरल एग्जांपल देता हूं ताकि हर कोई हमारे दर्शक समझ लें। देखिए एक हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे हम सारे
दर्शकों के घर में और पड़ोसी का घर, एक दीवार होती है, गेट होता है, बाउंड्री वॉल होती है। तो मालूम है, यहाँ पर हमारा हम इलाका, वहाँ पे उनका इलाका। ये हमारी ज़मीन, वो आइए, घर पे आइए, मोस्ट वेलकम, चाय पिए, रहिए आप, कोई बात नहीं। वैसे ही अगर एक लाइन नहीं होगी ड्रॉ, तो लड़ेंगे, नहीं नहीं ये हमारी जमीन है, ये हमारी कार पार्किंग है, नहीं ये अनुमान तौर पे होता है ना। आम दर्शक जो देख रहे हैं वो भी देखते हैं कि भी अक्सर ऐसे लड़ाइयाँ होती हैं सोसाइटी में, ये हमारी गाड़ी यहाँ पार्क रही, कोई नाम लिखा है क्या? तो वो लाइन होनी बहुत जरूरी है। मगर ये बात जरूर है कि चीन ने हमारे की पॉलिसी का आज तक आदर करा नहीं है, चाहे पंचशील पैक्ट हो, चाहे कोई सा भी पैक्ट हो, इन्होंने आदर करा नहीं है और उन पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन गिव पीस अ चांस, एक बार एक मौका देख के देख लेते हैं हम कि बातों से हो सकता है कोई बात निकल आए। जी। बिल्कुल, इसी के साथ अब ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा अलीशा जी, कि भरोसा करना काफ़ी मुश्किल है। अरविंद सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ रही है वैश्विक स्तर पर, और ऐसे में जो ताकत लगातार भारत की बढ़ रही है, G20 शिखर सम्मेलन का भी बेहतरीन तरीके से आयोजन किया गया, जो कि काफ़ी सफल रहा। क्या उसके बाद चीन का जो रवैया है उस पर असर पड़ा है, जिस तरीके से भारत की ताकत बढ़ रही है? कि माना जाए कि ये ताकत जो बढ़ती नजर आ रही है पूरी दुनिया को भारत की, इसका असर जो है चीन पर भी अब देखा जा रहा है, और इसीलिए चीन अपने कदम पीछे हटा रहा है और ऐसे में दोस्ती का हाथ अब आगे बढ़ता नजर आएगा? जी, मुझे ऐसा व्यक्तिगत स्तर पर नहीं लगता है। हालांकि जो हमारे यहाँ की जो खासकर मीडिया वॉइसेस हैं वो यही मानती है, और पर जो खासकर रणनीतिक विश्लेषक हैं या कूटनीतिक विश्लेषक है वो ऐसा नहीं मानते। देखिए, भारत की जो ताकत बढ़ी है उसके साथ साथ चीन की भी ताकत बढ़ी है, और हमारे डिप्लोमेट्स को या हमारे जो खासकर जो फॉरेन कंट्रीज में जो हमारे जो हितों को आगे बढ़ाते हैं, उनको कई बार इसलिए भी हार माननी पड़ी है कि भारत की जो आर्थिक क्षमताएं हैं वो कई बार चीन से मुकाबला नहीं कर पाती। देखिए, इसको मैं नकारात्मक रूप में नहीं लेना चाहता हूं, उसको हम आत्म विश्लेषण के तौर पर लें। ईरान में भारत को अपनी एक जमीन काफी जो वहां उसने बनाई थी एक पांव रखने के लिए, वो वहां चाबार पोर्ट से उसको वापस लौटना पड़ा, और जो खासकर बहुत ही जापान और अमेरिका की मदद के कारण वह श्रीलंका में भी सस्टेन कर पाया, ईरान में भी सस्टेन कर पाया, क्योंकि श्रीलंका से भी जो खासकर हम्बनटोटा पोर्ट है वहां पे चीन ने अपना एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। और वापस जब वहां श्रीलंका में दिक्कतें आई तब भी चाइना ने एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद दी। नेपाल के बारे में यह भी सच है कि ओली सरकार को चीन काफी बड़ी मदद दे रहा है। तो भारत की ताकत बढ़ रही है, पर उसके दुगने स्तर पर चीन की ताकत बढ़ रही है। हालांकि ये कितनी सस्टेनेबल है ये एक अलग मसला है, क्योंकि बहुत सारे आर्थिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि चीन जो है वह आगे आने वाले दिनों में उसकी अर्थव्यवस्था के लिए संकट पैदा हो जाए। पर भारत की अर्थव्यवस्था में वह कैपेसिटी है कि वह आगे बढ़ सकता है, पर उसके लिए भारत को बहुत बड़े पैमाने पर सुधार करने पड़ेंगे। जो खासकर लोकप्रिय जो चुनावी नीतियां हैं उनको एक तरफ रख के भारत को एक लीडरशिप को एक बहुत बड़ा मतलब साहसी कदम उठा के यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है। पर वो जब तक नहीं होता है तब तक तो हमारे यहाँ के जो डिप्लोमेट्स इस समय काफी मुश्किल महसूस कर रहे हैं। उनकी तमाम काबिलियत के बावजूद कि रुपया नहीं होने के कारण हमें बहुत सारी जगहों पे अपने हितों को तिजांजलि देनी पड़ रही है। अब यहाँ पर देखिए, हमारा पहला जो होना चाहिए डोभाल साहब की बातचीत में वो ये कि देखिए, गलवान से आप पीछे हटिए। खासकर जो पहले वाली जो स्थिति थी 2020 से 2020 से पहले की स्थिति को आप मेंटेन रखिए। आपकी आप जहां तक पेट्रोलिंग करते थे वहीं तक आइए, आगे मत बढ़िए। और जो चीन ने जो ये हम पे जो आरोप लगाया था कि भारत ने कंस्ट्रक्शन शुरू किया उस एरिया में, इसीलिए हमने ये रिएक्ट किया। पर वो देखिए कि चीन दरअसल यह तो तय है कि भारत के साथ एक बड़े युद्ध में कभी नहीं फंसेगा, क्योंकि ये चीन अच्छे से जानता है, और चीन यह नीति 1967 के बाद से इसको फॉलो कर रहा है। तो चीन और भारत इतने समझदार जरूर है कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड के उकसावे में आकर वो एक बहुत बड़ी लंबे युद्ध या लंबी लड़ाई में तो कभी नहीं फंसेंगे। पर यहाँ चीन हमें बार बार टेस्ट कर रहा है कि भारत को कितना दबाया जा सकता है। गलवान के बाद में उसने ये देखा है कि हाँ, भारत थोड़ा दब तो सकता है, पर भारत को अब यहाँ संदेश देना है कि भारत दबने वाला नहीं है,
और आप ठीक है। जहां थे वहीं आपको बिल्कुल पीछे लौटना अरविंद पड़ा। सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, भारत दबने वाला नहीं है और ऐसे में अगर बात की जाए तो जो यहाँ पर अगर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, जो बुनियादी ढांचे का निर्माण यहाँ पर कर दिया गया है, उसको तत्काल प्रभाव से हटाना संभव नहीं है, ये माना गया है। इसी के साथ विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि इस इलाके के 75% जो समस्याएं थी उनको हल कर लिया गया है, पूरी तरीके से समाधान अभी भी बाकी है, जो कि बहुत जल्द हो जाएगा। क्या अली शाह जी आप भी ऐसे मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ था वो तत्काल रूप से हटाया नहीं जा सकता है और 75% जिस तरीके से यहाँ पर समाधान हो चुका है समस्याओं का, ये 75% समाधान वाकई में हुआ है क्या और कितना अभी बाकी है? कब तक तस्वीरें जो है वो साफ नजर आएंगे यहाँ पर, जब पूरी तरीके से समझौता यहाँ हो जाएगा जिस तरीके से हालात बने हुए हैं? जी देखिए, चीन की जो स्पोक्स पर्सन है, जो स्पोकमैन है, लिन जियांग, उन्होंने ये कहा है कि चीन जो है वो तैयार है भारत के साथ ये सुलझाने के लिए। और जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स हैं उसके अंदर जो ब्रीफिंग हुई और एक मीडिया ब्रीफिंग भी हुई, मीडिया ब्रीफिंग में लिन जियांग ने ये बोला है। अब जैसे कि आपका सवाल है, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, बहुत लोग ये बात सवाल अपने दिल में ही पूछ रहे होंगे कि भाई ठीक है, बातें तो कर रहे हैं हम चीन के साथ, हमारे एनएसए भी जा रहे हैं चीन, क्या इससे मामला सुलझ जाएगा? क्या इससे कुछ तब्दीली आएगी? क्या असर होगा? क्या फ़र्क होगा? या क्या एकदम बिल्कुल बेकार फ्यूटाइल होगा? बेकार फ्यूटाइल तो मैं नहीं दिख रहा होने वाला है। मैं देख रहा हूँ कि फ्रूटफुल ही होगा डेफ़िनेटली। और इसमें ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया कि बात से बात निकलेगी। जी। ठीक है, तो इस बैठक से मतलब उम्मीदें जताई जाएं कि कुछ ना कुछ तस्वीर जरूर साफ होगी, बड़ा संदेश जो है वो निकल कर सामने आएगा, इसके बाद हालात बेहतर होंगे। हालांकि हालात पहले से ही बेहतर होने की दिशा में चल रहे हैं, ऐसे में और क्या कुछ नया होता है, किस तरीके से यहाँ पर नई चीज़ों पर भी बातचीत होती है नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से ये चर्चा